हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अष्टदिग्गज स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, पेपर एक और दो 2021 ज्योग्राफी बीए सेकेंड ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, ये जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके पास लेकर आया हूँ। फ्रेंड, तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसा क्या होगा। तो फ्रेंड, बिना किसी समय नष्ट किए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। फ्रेंड, ये है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की है। फ्रेंड, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको इसका जो पेपर आएगा उसको आपको मैं बता देना चाहता हूँ, रिटन नहीं करना है उसको। आपको ये मैं थ्योरी बता रहा हूँ, इसे आपके पढ़कर ही आपका जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा। आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। इसमें पूर्णांक 80 है, लेकिन पूर्णांक उसमें 80 नहीं होगा, पूर्णांक 100 होगा। समय आपका 1.5 घंटे रहेगा। तो फ्रेंड, चलते हैं बिना किसी समय नष्ट किए हुए एग्जामिनेशन पर। इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी स्कूल का, किसी भी महाविद्यालय का, किसी भी यूनिवर्सिटी का जब हम देखते हैं तो उसमें थोड़ा मैच होता है, और उस प्रकार से देख लेते हैं कि सिलेबस तैयारी कैसी है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। अपने मित्रों के पास ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो नए हैं और बीए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, बने रहेंगे वीडियो के साथ। और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। एनुअल एग्जाम 2020-21 ज्योग्राफी, पूर्णांक आपका 80 मैं बता चुका हूँ, समय आपका 1.5 घंटा है। तो फ्रेंड, आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है? फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। बीए सेकेंड ईयर में पहला ही लेसन है कि आर्थिक भूगोल क्या है। फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आर्थिक भूगोल वह भूगोल है जो मनुष्य में समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें हिकैटियस महोदय ने क्या कहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और विभिन्न लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में मैं परिभाषा दूंगा। फ्रेंड, पहला लेसन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले लेसन में जो किसी भी उन्होंने कहा है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का उद्देश्य सीधा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो राइटर होते हैं उन्होंने क्या कहा है। जैसे फ्रेंड, मैं बता देता हूँ, CM जोन्स ने कहा है कि आर्थिक भूगोल उत्पादन व्यवसायों का अध्ययन कराता है और यह बताने का प्रयास करता है कि उच्च प्रदेश में वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात में अग्रणीय भूमिका किस प्रकार रहती है। डॉक्टर हंटिंगटन ने कहा है अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, मनुष्य व्यवसाय, मनुष्य दक्षता और मानव की समस्त क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण को सीधा अध्ययन कराता है। E.I. मर्फी ने कहा है कि भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। उसके बाद में रूबैग ने कहा है कि आर्थिक भूगोल का क्षेत्र आर्थिक जीवन का मूल वर्णन है, ये कहा है। ग्रेड्ज ने भी कहा, इसे आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है जड़ोल मिट्टी की विशेषताएं, वन उत्पादन उद्योगों में स्थानीयकरण के प्रमुख कारण क्या हैं। फ्रेंड, इसको पढ़ लीजिएगा, इसी से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड, बने रहेंगे वीडियो के साथ। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ भारतीय मानसून की क्या विशेषताएं हैं, भारत में वनों के प्रकार किस प्रकार हैं। प्रकार ये गलत लिख गया है, प्रकार होना चाहिए। फ्रेंड, भारत में वनों का प्रकार, भारत में पहला लेसन की बात करूं तो है आर्थिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। ये आपको भी पढ़ना पड़ेगा कि CM जोन्स ने कहा क्या है कि मनुष्य में व्यवसायों का अध्ययन करता है। हंटिंगटन की बात हो तो हंटिंगटन में आ जाएगा आपका मनुष्य व्यवसाय, मानव दक्षता आ जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या कैसा होगा। उसके बाद में E.I. मर्फी ने भी कहा है। तो फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं, भारत में जनसंख्या की समस्या क्या है, भारत में बाढ़ क्षेत्र कौन है। आर्थिक भूगोल के क्रमबद्ध विकास का वर्णन करना है, वर्णन इस पर नहीं करना है, इसको हम लोग केवल पढ़ना होगा। अगर हमने पढ़ लिया तो आपका काम पूरा हो जाएगा। फ्रेंड, आई रिपीट, आर्थिक भूगोल के क्रमबद्ध विकास का वर्णन करना है आपको, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्थिक भूगोल के क्रमिक विकास का सुधार यानी क्रमिक विकास की कब प्रथम विश्व युद्ध के समय जो हुआ था, पूर्व काल का प्रारंभिक काल हुआ, अंत विश्व युद्ध काल हुआ, प्रथम युद्ध के पूर्व का काल हुआ, किस प्रकार हिटपैक्टर सेल मिश्र ने किया और किस प्रकार क्या कहा। फ्रेंड, बने रहेंगे वीडियो के साथ और शेयर करें वीडियो को। जो मैं तैयारी कर रहे हैं आपकी, कहना केवल यही चाहता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य केवल ये है कि आप इन टॉपिकों को पढ़ लें, जैसे भारत के अत्यधिक बाढ़ क्षेत्र कहाँ हैं, भारत में जनसंख्या की समस्याएं क्यों आती हैं, भारत की जनसंख्या की कितनी है, भारत की जनसंख्या में क्या आधार है, क्या विचार है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन को तैयार करने का मतलब ये है कि आप अगर इससे पढ़ लेते हैं तो आपके नंबर तो पक्के होते ही हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर आपने एक बार अपने दिमाग में छाप लिया, एक बार अगर आप वो चीज़ पढ़े हैं तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि 3 आपको गलत करना होता है, 1 आपको सही करना होता है। आपको याद आए ना आए, लेकिन टिक मार्का में जो हम लोगों को पॉइंटर करना होता है उसका केवल उद्देश्य यही होता है कि हम लोग सही से समझें और क्या ना समझें।
उसमें लोगों को केवल फिल करना होता है। गोले को सही से फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर गोला सही से फिल नहीं होगा तो उसके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। आई रिपीट, उसके आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। और फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दूसरा यूनिट 1 है, इकाई है, वो है आर्थिक भूगोल के क्रमबद्ध विकास का वर्णन। इसमें जो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें प्रथम विश्व से लेकर के किस प्रकार की आर्थिक भूगोल की क्या समस्याएं आई, किस प्रकार उसकी वृद्धि हुई, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड पढ़ने का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि आप रट्टा मार लें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही हम लोगों को फ़ायदा होता है। अगर हमने एक बार भी पढ़ा भी है तो हम पूछ रहे हैं, अगर आपने सही से पढ़ा है तो आर्थिक भूगोल के पिता कौन है, आर्थिक भूगोल किस प्रकार क्या है, आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं क्या हैं, आर्थिक भूगोल के विकास का क्रम क्या रहा है, किस प्रकार क्या आता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अथवा में आपको करना है या तो वो करना है या तो ये करना है, दोनों नहीं करना है, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में बांटकर किसी एक का वर्णन कीजिए। भारत को भू आकृतिक प्रदेश में जो बांटा गया उसका एक का वर्णन करना है। संसाधन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के संसाधन का वर्णन करना है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहला लेसन में संसाधन के बारे में दिया गया है। स्थैतिक संकल्पना, संसाधन की संकल्पनाएं कौन सी हैं? स्थैतिक संकल्पना है, एक गतिक संकल्पना है। फ्रेंड जो गतिक संकल्पना है उसके जनक हैं वो है जिम्मर महोदय। और कार्यात्मक संकल्पना भी ये 3 संकल्पनाएं दी हैं। पहला है स्थैतिक, दूसरा गतिक, तीसरा है कार्यात्मक संकल्पनाएं। ये सब आप पढ़िएगा फ्रेंड। और मिचेल ने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। ये किसने कहा है? ये मिचेल महोदय ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि किसने कहा है कि जो मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है, तो ये मिचेल महोदय ने कहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें मान लीजिए जिम्मरमैन, कवास्की और मिचेल, और आप ले लीजिए जो हम्बोल्ट दिए गए हैं, तो आपको उसमें मिचेल सही ऑप्शन पर टिक करना है। सही ऑप्शन, सही नंबर, कोई भी व्यवहार नहीं, कोई भी राइटिंग, कोई भी क्रियाकलाप नहीं, ओनली ऑल एक नंबर का क्वेश्चन आप झटके में तैयार कर लेंगे केवल पढ़ाई के साथ। समय कम बचा है तो ज़रूर अपने विचार विमर्श वीडियो में लिखें कि किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, और मेरे के लिए कोई भी अगर समस्या हो तो ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस समस्या का समय रहते निदान कर पाऊँ। भारत में कोयला के उत्पादन में वितरण का केंद्र की कोयला कैसा होता है, कौन सा कोयला जलाने योग्य होता है, कौन सा कोयला जलाने योग्य नहीं होता है। उसी के साथ इकाई 3 की हम बात करें। विश्व में प्रमुख वनों के प्रकार को आपको लिखना है कि कहाँ सदाबहार पान पाए जाते हैं, कितने क्या पत्ते कितने मीटर की ऊंचाई का होता है, भारत में कोयला उत्पादन केंद्र कौन से हैं, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। और आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि विश्व में प्रमुख वन प्रकारों का वर्णन भी आपको करना है। और उसके बाद में भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया था? वो मुंबई में लगाया था, जब 122 मील थी। अगर वहीं बात करें सर्वाधिक मिलें, तो सर्वाधिक मिलें फ्रेंड हैं 73, वो हैं अहमदाबाद। इसीलिए भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है उसे अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर उत्तर के मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर को कहा जाता है। मैनचेस्टर का सीधा तात्पर्य ये होता है कि वहाँ पर सूती वस्त्र और कपास को बनाने का कारखाना है, और वही कपास, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब किया तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा ये सब। तो फ्रेंड ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और आपने ये सब पढ़ लिए तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, और इन थ्योरी को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका काम पूरा हो गया। अथवा में देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में वितरण का क्षेत्र वर्णन कीजिए। किस प्रकार तमिलनाडु में मिलें लगाई गई, किस प्रकार कहाँ मिलें लगाएंगे। लेकिन अगर सर्वाधिक मिलें की बात करें तो वो अहमदाबाद में है। हम महाराष्ट्र में मिल रहे हैं, 122 मिलें लगाई गई थी। और सर्वप्रथम जो कारखाना था वो फ्रेंड आपको मैं बता देना चाहता हूँ 1851 में लगाया गया था। 1851, हाँ नहीं सॉरी फ्रेंड, 1851 में, 1851 नहीं, 1851 में कारखाना इसका नहीं लगाया गया था। इसका जो कारखाना है वो 1851 में, आज हम 33 कम कर देते हैं तो बचेगा 8, और यहाँ पर बचेगा कितना 1900। ये आप 53 में से 33 कम कर दीजिएगा 1851 में से। उससे पहले 33 वर्ष बाद उसकी स्थापना हुई, और बम्बई में इसका सफल कारखाना लगाया गया, यानी सफल मिल लगाएगी। जरूर फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और उद्योग के स्थानीयकरण के बेवर के सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेवर का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उद्योग स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया, किस भांति क्या किया उसका आपको एक्सप्लेन करना है। फ्रेंड बने रहेंगे वीडियो के साथ। और भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रवृत्ति का वर्णन करना है कि किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में प्रवृत्ति हो रही है, यानी उसका वर्णन करना है। ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और आई रिपीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, रिटर्न आपको नहीं करना होगा। 1.5 घंटे की परीक्षा होगी, जल्दी से अपने आंसर
कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और कमेंट करें कोई समस्या हो। जय हिंद।